वेलकम फ्रेंड्स। आज हम हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स की 60 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑप्शन ए इज आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस या एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो इस वक्त इसका जो राइट आंसर है वो है डी, एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, कैसे? आपको एंट्रोपी का फॉर्मूला पता है, डी एस इजिकल डी क्यू एल टी। अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में होता क्या है, ना सिस्टम के अंदर हीट इंटर होती है ना उससे लीव करती है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि चेंज ऑफ हीट क्या हुई, ज़ीरो। यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो समथिंग ज़ीरो इंटीग्रेट करेंगे तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है एडियाबैटिक प्रोसेस में। ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोबैरिक प्रोसेस। देखो इस वक्त इसका राइट आंसर है वो है आइसोकोरिक। सिस्टम को जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोबैरिक में प्रेशर, और एडियाबैटिक में देखा है कि एडियाबैटिक में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the system in which mass of the system remains constant but energy doesn't remain constant is called open system, closed system या isolated system या none of these। अब देखो इस वक्त इसका राइट आंसर है वो है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम का मैस तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती, जबकि ओपन सिस्टम में दोनों चीज़ें ही कांस्टेंट नहीं रहती, जबकि आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों चीज़ें ही कांस्टेंट रहती हैं। ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रियल गैस मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। राइट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। रियल गैस में दोनों ही होती है एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी। लेकिन जो हम बात करते हैं ना आइडियल गैस में, उसमें मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है और वो भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, लेकिन रियल गैस में दोनों होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऑप्शंस गिवन हैं। इसका राइट आंसर है जाउल पर केजी पर केल्विन। देखो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला पता है, सी इज डी क्यू एम ओवर टी। इसको देखो क्यू की जगह इसका जाउल आ जाएगा, यूनिट एम की जगह केजी, टी की जगह केल्विन। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, जाउल पर केजी पर केल्विन। सी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मिक्स्ड मोशन, क्वांटम मोशन, क्लासिकल मोशन या ब्रोनियन मोशन। ऐसी मोशन को कहते हैं ब्रोनियन मोशन। तो राइट आंसर क्या हुआ, डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल एंड द प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ऑप्शंस हाफ वी, 2V या 3/2V या 8V। हमें आइडियल गैस की क्वेश्चन का पता है, इसका राइट आंसर है ए, हाफ वी। अब देखो आया कैसे है, हमें आइडियल गैस क्वेश्चन का पता है PV इजिकल टू NRT। ठीक है, मैं NRT को वहाँ ले जाऊँगा तो PV ओवर NRT हो जाएगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो इसका मतलब है कि इसमें हम जो भी चेंजिंग करें टोटल वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो P1 V1 मैं कहता हूँ इनिशियल है P1 V1 इज इक्वल टू NR1 T1, और फाइनल उसमें थोड़ी चेंजिंग करके क्या हुआ P2 V2 और NR T2। अब हमने चेंजिंग क्या करनी है, देखो हम चेंजिंग करते हैं इसमें। ठीक है ना, ये इनिशियल है 1 वाली और ये है फाइनल। हमने टेम्परेचर डबल करना है, देखो किस, ये 2T2 टेम्परेचर में डबल कर दिया, T2 इज इक्वल टू 2T1, T1 से टेम्परेचर डबल कर दिया। ठीक है, यहाँ आ जाएगा T2 की जगह 2T1। अब ये प्रेशर हमने 4 टाइम्स करना है, P2 क्या आ जाएगा, P2 इज इक्वल टू 4P1, 4 टाइम्स कर दिया P1 से। ठीक है, अब बाकी वैल्यू सारी वैसी की वैसी हैं। यहाँ कैंसिल आउट करके जो कैंसिल आउट हो जाएगा P1, यहाँ P1 कैंसिल आउट हो जाएगा, T कैंसिल आउट हो जाएगा, सारे जो कैंसिल हो रहे कैंसिल आउट करके जो हमारा नीचे जवाब आएगा वो आएगा V1 इज इक्वल टू 2V2 आएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम क्या V2 की वैल्यू निकालने क्या आएगा, हाफ V1। इसका मतलब है कि जो न्यू वॉल्यूम है, ठीक है, टेम्परेचर डबल करने से, प्रेशर 4 टाइम करने से जो नया वॉल्यूम है हाफ V1 हो जाएगा, जितना पहले वॉल्यूम था उससे आधा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हुआ, ए इज़ द राइट आंसर। होप सो समझ आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a gas behaves almost like an ideal gas at low pressure and high temperature, low pressure and low temperature, high pressure high temperature या none of these। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ए। एक गैस जो है ना वो आइडियल गैस की तरह एक्ट कर लेती है, ठीक है, करती है कब, एज एट अ लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक हो गया, राइट आंसर क्या वो ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 9 इज 100% एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल इंजन कैन बी अचीव्ड इफ LTR becomes 0, HTR becomes infinite, either A और B, या इट इज़ नॉट पॉसिबल। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। देखो आपको एफिशिएंसी का फार्मूला पता है, ये देखो अगर हम LTR का टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर का अगर हम टेम्परेचर 0 कर दें, ठीक है, देखो यहाँ मैं 0 पुट करता हूँ, 1 माइनस ये 0 समथिंग 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1, और हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 100%। इसी तरीके से अगर मैं HTR, ठीक है ना, हायर टेम्परेचर रिजर्वायर को टेम्परेचर अगर मैं इन्फिनाइट कर दूँ, देखो यहाँ मैं इन्फिनाइट की वैल्यू पुट करता हूँ, समथिंग ओवर इन्फिनाइट क्या हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 0 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 100% एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम जो लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर है इसका टेम्परेचर 0 कर दें, या हायर टेम्परेचर रिजर्वायर HTR को अगर हम उसका टेम्परेचर इन्फिनाइट कर दें, ठीक है, दोनों कंडीशन में हमें जो है एफिशिएंसी मिल सकती है वो 100% मिल जाती है, ठीक है। तो हमें राइट आंसर क्या हुआ सी। ये दोनों कंडीशन में से कोई पूरी हो जाए तो हमें जो है वो मिल जाएगा 100% एफिशिएंसी ऑफ आइडियल इंजन के, ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ एनर्जी, हीट कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी या एंट्रोपी। देखो इसका राइट आंसर है वो है हीट कैपेसिटी। आपको देखो अब ये देखो हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हमने निकालना है क्या कहते हैं यूनिट। आपको एनर्जी का पता है कि एक मॉलिक्यूल एनर्जी क्या होती है, हाफ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में, हाफ KBT। यहाँ से हम KBT निकाल लेंगे, ये एनर्जी है, टी का क्या होगा केल्विन, जूल और केल्विन आ जाएगा KB का यूनिट, ठीक है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। अब हीट कैपेसिटी का अभी देखो सिंपल हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है C=dQ/dt, ठीक है। तो dQ जूल हो गया, T केल्विन हो गया। तो मतलब क्या हुआ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो यूनिट है वो बराबर होता है हीट कैपेसिटी के, ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट या ये विल बी ज़ीरो। राइट आंसर क्या हुआ, विल बी ज़ीरो। सिर्फ जो इसमें कन्फ्यूजिंग चीज़ होती है ना वो होती है, अगर पूछा जाए ना एंट्रोपी में चेंज कितना हो रहा है, ठीक है, तो फिर तो आएगा ज़ीरो, एंट्रोपी में चेंज ज़ीरो हो रहा है। अगर आए सिंपल एंट्रोपी क्या होगी तो फिर आएगा एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये देख लेना क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, चेंज इन एंट्रोपी या जस्ट एंट्रोपी। राइट आंसर क्या हुआ डी, एंट्रोपी में चेंज ज़ीरो होगा, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 310 केल्विन, 37 डिग्री, 98.6 फ़ारेनहाइट या ऑल ट्रू। इसका राइट आंसर है वो है डी। देखो केल्विन में जो अगर हमें पता होना चाहिए कि एवरेज ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री में और फ़ारेनहाइट में, तीनों पता होना चाहिए। तो इस वक्त राइट आंसर क्या है डी। ये तीनों ही ठीक है, केल्विन में वो होता है, डिग्री में ये होता है और फ़ारेनहाइट में ये होता है, ठीक हो गया। राइट आंसर क्या हुआ डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिग्री से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट में हम कैसे कैलकुलेशन को जो है ना, कैसे केल्विन से हम डिग्री में टेम्परेचर लेके जा सकते हैं, डिग्री से कैसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर को। आपको तीनों कैलकुलेशन आनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रोसेस ऑल द गिवन हीट इज़ यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो राइट आंसर है आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है। आपको वर्क का फॉर्मूला पता है W=P/dV। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वर्क जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब है DQ=DU, DW जीरो हो जाएगा, DQ=DU। इसका मतलब है जितनी हम हीट दे रहे हैं वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, DU, इंटरनल एनर्जी में, क्योंकि वर्क तो जीरो है। तो इसका मतलब है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में जितनी भी हम हीट देंगे वो सारी की सारी कन्वर्ट यूज़ होगी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में सारी की सारी जो हीट है वो इस्तेमाल हो जाएगी, ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, addition of heat to the substance dash the entropy of the system increases, decreases या doesn't affect या none of these। देखो राइट आंसर क्या हुआ, increases। जब हम हीट देते हैं किसी भी सब्सटेंस को, एंट्रोपी पे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो एंट्रोपी क्या होता है, एक्चुअली डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम को मेजर करता है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा सिस्टम में डिसऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी, ठीक हो गया। अब जब हम
जब हम देते हैं हीट देते हैं जब किसी सब्सटेंस को, देखो पहले लेट्स सपोज मॉलिक्यूल अपने एक पर्टिकुलर खास जगह पे पड़े हुए हैं, जब उन्होंने उनको हीट दी ना, उनके एनर्जी आ गई, समझ लो मॉलिक्यूल कोई कहाँ था, किधर चला गया, किधर चला गया, बिल्कुल रैंडम मोशन में मॉलिक्यूल चले जाएंगे, ठीक है ना। उसमें कह सकते हो कि मतलब जब हम हीट देंगे ना, सारे मॉलिक्यूल्स में समझ लो हलचल सी मच जाएगी, ठीक है ना। कोई मॉलिक्यूल किधर चला जाएगा, कोई किधर चला जाएगा, बिल्कुल हर तरफ जो है ना हलचल मच जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। तो इससे साबित किया हुआ जब डिसऑर्डर बढ़ गया एंट्रोपी बढ़ गई। इसका मतलब है कि एडिशन ऑफ हीट और सब्सटेंस इंक्रीजेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ठीक हो गया, राइट आंसर क्या हुआ, ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आइसोबैरिक प्रेशर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बिकम्स। इन आइसोबैरिक प्रोसेस आना था, ठीक है। इन आइसोबैरिक प्रोसेस फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स बिकम्स डी क्यू इजिकल डी डब्ल्यू, डी क्यू इजिकल डी यू, या डी इजिकल डी माइनस डी डब्ल्यू, या ये। इस पर राइट आंसर है वो है डी। देखो आइसोबैरिक प्रोसेस में कोई ये कुछ भी चेंज नहीं आता, डी क्यू इजिकल डी डब्ल्यू, डी यू प्लस डी डब्ल्यू सेम टू सेम रहता है, ठीक है। अब आपको ऊपर वाले तीन है यह पता होना चाहिए, जो डी क्यू इजिकल डी डब्ल्यू है, ये जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ जो है ना थर्मोडायनामिक्स का, तो ये कब बनता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में, डी क्यू डी डब्ल्यू। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो डी यू कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मतलब डी यू जीरो हो जाएगा, ठीक हो गया, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, तो डी यू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जीरो, ठीक हो, बात समझाएगी, तो वो जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट जो इक्वेशन बताती है आइसोथर्मल प्रोसेस को, जो सेकेंड इक्वेशन ये बताती है आइसो कोरिक प्रोसेस को, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक हो गया। जब वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क जीरो, डी डब्ल्यू जीरो हो जाएगा। तो जो तीसरा है ये बताता है हमें एडियाबैटिक प्रोसेस को, ठीक है, जिसमें ना हीट इंटर होती है ना लीव होती है, तो डी क्यू जीरो हो जाएगा। तो चौथा है ये बताता है हमें आइसोबैरिक के बारे में, ठीक है ना, आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक हो गया। तो आपको राइट आंसर क्या हुआ, डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ गैमा फॉर डायटोमिक गैस इज, ये ऑप्शंस गिवन है। देखो गैमा क्या होता है आपको पता है, इज इक्वल टू सी पी ओवर सी वी, लेटिस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड डिवाइडेड बाय लेटिस हीट कैपेसिटी बाय एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। देखो आपको मोनोटॉमिक का, डायटोमिक का, पॉलीटॉमिक तीनों को पता होना चाहिए। डायटोमिक का की इसकी वैल्यू क्या होती है 1.4, इसका एक फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए 1+2/f, एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो डायटोमिक में जो मॉलिक्यूल, डायटोमिक अगर मॉलिक्यूल हो उसमें जो डिग्री फ्रीडम होते हैं वो 5 होते हैं, या 5 वैल्यू पुट करो जवाब आ जाएगा 1.4। जिस तरह आपको पता है मोनोटॉमिक में 3 होते हैं, इस तरीके से आप सबका निकाल सकते हो, ठीक है। आपको बता देता हूँ कि मोनोटॉमिक में इसकी वैल्यू होती है 1.6, डायटोमिक में होती है 1.4, हमने निकाल के देखा, और पॉलीटॉमिक में होती है इसकी 1.29, ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ इस वक्त, ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड इज कुक्ड क्विकर इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज कुकर इज मेड ऑफ मेटल, कुकर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट लॉस्ट इज जीरो, या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड राइजेज इन कुकर। अब देखो इस वक्त इसका राइट आंसर है वो है डी। जो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना कुकर में, प्रेशर कुकर में, वो बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से फूड जो है ना जल्दी पक जाता है, ठीक है, खाना जल्दी पक जाता है। अब देखो आम नॉर्मली तौर पर जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का वो होता है वाटर का, समझ लो 100 होता है, ठीक है ना। तो जब प्रेशर कुकर में रखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड कितना हो जाता है 121 डिग्री, ठीक है ना, 21 तकरीबन 21 टेम्परेचर जो है ना 21 डिग्री बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो पहले जो है वो 100 ले रहा था, ठीक है ना, हीट 100 जूल समझ लो, अब वो कितना ले रहा है 121 ले रहा है, ठीक है ना। 121 डिग्री पे वो क्या कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ 121, तो मतलब कि वो हीट ज़्यादा ले रहा है, पहले 100 ले रहा था अब 121 लेगा, ठीक है ना, हीट डिग्री। तो जितनी ज़्यादा हीट लेगा उतनी जल्दी पका लेगा, बात समझ आ रही है। इसका राइट आंसर क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। पहले वो 100 ले रहा था डिग्री सेंटीग्रेड उबल रहा था, अब 121 डिग्री लेगा फिर उबलेगा, समझ आई बात की। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाने से हीट ज़्यादा लेगा, जब हीट वो ज़्यादा लेगा तो जल्दी खाना पक जाएगा, ठीक है, बात समझ आ गई है। तो राइट आंसर क्या हुआ, डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RMS स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज़, ये ऑप्शंस गिवन हैं, इसका राइट आंसर है वो है सी। देखो RMS स्पीड क्या होती है, उसका फार्मूला है 3 kBT/m और अंडर रूट। आपको एवरेज स्पीड का पता होना चाहिए, बाज़ को RMS स्पीड पूछता है, बाज़ को एवरेज स्पीड पर पूछता है, दोनों डिफरेंट होती हैं, मिक्स ना कर देना, ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ, सी। ये बताया है RMS स्पीड क्या होती है गैस मॉलिक्यूल की, ठीक हो गया, ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, ऐसे नहीं आना था, सॉरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल फॉर एन आइडियल गैस इज 1/2 kBT, 2/3 kBT, ये 3/2 kBT, या 7/2 kBT। देखो
एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, इसका राइट आंसर है वो है 3/2 kBt। ये देखो ये पूछा है एक मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम में, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आता पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में तो हम कहते हैं 1/2 kBt, ये तीनों में पूछा गया है, ठीक है ना। इसने पर्टिकुलर को बताया नहीं है, तो जब ऐसे पूछा जाए ना तो उसका मतलब है कि तीनों की बात कर रही है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड, तो तीनों की हाफ ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा 3/2 kBt। जो एवरेज एनर्जी होती है ना एक मॉलिक्यूल की आइडियल गैस में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसका राइट आंसर होता है 3/2 kBt, ठीक है। अगर वो पूछता पर डिग्री फ्रीडम में फिर राइट आंसर क्या होता है 1/2 kBt, ठीक हो गया। राइट आंसर क्या होगा सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है when the temperature of source and sink of a heat engine becomes equal then entropy will be 0, maximum, minimum या नेगेटिव। अब देखो जब दोनों सोर्स और सिंक, ठीक है ना, दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है ना, तो इस तरीके से होगा क्या, थोड़ी देर में ना टेम्परेचर सारे का एक जैसा ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ, हमें हीट जो है ना, हीट से एनर्जी बनाने के लिए, उसको वर्क में कन्वर्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन करना सबसे ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा तो उसका मतलब है कि उसको हम यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इंट्रोपी का मतलब ये होता है कि मेजर करना डिसऑर्डर सिस्टम या अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, मतलब जितना ज़्यादा हम क्या कहते हैं, जितनी हम एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना, यूज़फुल वर्क में, इसका मतलब है इंट्रोपी उतनी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर देखो दोनों इक्वल भी हो गए, टेम्परेचर हम इस्तेमाल नहीं कर सक रहे उसको यूज़फुल वर्क में, तो जितने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सक रहे, ठीक है ना, एनर्जी वेस्ट हो रही है हमारी, इसका मतलब है कि इंट्रोपी बढ़ गई है, ठीक है ना। बात समझाइए, जितना उसमें क्या कहते हैं डिसऑर्डर होगा, जितनी एनर्जी हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि इंट्रोपी बढ़ती जाएगी, ठीक है। बात समझ आ रही है, इंट्रोपी क्या होगी मैक्सिमम, ठीक है। जितना ज़्यादा हम इस्तेमाल उसको नहीं कर सक रहे इस्तेमाल में यूज़फुल वर्क में, इसका मतलब है कि उसमें क्या कहते हैं डिसऑर्डर या अनअवेलेबिलिटी एनर्जी बढ़ गई है, ठीक है। इसका मतलब हो गया इंट्रोपी बढ़ गई है, ठीक है। बात समझ आ गई, होप सब बात समझ आ गई होगी। तो इंट्रोपी क्या हुई, इसमें बढ़ जाती है। राइट आंसर क्या हुआ बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस मॉलिक्यूल्स ओबे फर्मी-ड्रॉक स्टैटिस्टिक्स, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स या मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स या नन ऑफ दीज। देखो इसका राइट आंसर है वो है मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। गैस मॉलिक्यूल्स जो है ना ये ओबे करते हैं मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी इज़, ये ऑप्शंस गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, S=KB/LNP। ये रिलेशन कई दफ़ा पेपर पूछा जाता है कि क्या रिलेशन है एंट्रोपी का और प्रोबेबिलिटी का, तो राइट आंसर क्या हुआ सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट इंजन कैन नेवर बी 100% एफिशिएंट अकॉर्डिंग टू जीरो लॉ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स या थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स। इसका राइट आंसर है वो है सी, सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक 100% एफिशिएंसी जो है ना हीट इंजन की हम हासिल नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज एक्चुअली द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैस, डेंसिटी या ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है वो है एनर्जी, ठीक है। देखो जितनी हम हीट दे रहे हैं डी क्यू, वो दो हिस्से में कन्वर्ट हो जाएगी, डी क्यू में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी सिस्टम की, बाकी जो है थोड़ी सी जो एनर्जी होगी वो सिस्टम इस्तेमाल करेगा एक्सटर्नल वर्क करने में। तो मतलब जितनी हम हीट दे रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं आगे इस्तेमाल हो जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि एनर्जी इसमें कंजर्व रहेगी, हीट एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है, ज़ाया कुछ नहीं होगा। तो फर्स्ट एक्चुअली होता क्या है, ये मैनिफेस्टेशन किस चीज़ का है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच मोल ऑफ अ गैस हैज़ एनर्जी डैश पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो ये आया पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1/2 kBt, 3/2 kBt या 1/2 RT या 3/2 RT। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है, इसका राइट आंसर है 1/2 RT। ये मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ पूछा है ईच मोल ऑफ अ गैस, अगर तो यहाँ होता ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस फिर तो हम कहते हैं 1/2 kBt, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा गया ईच मोल ऑफ अ गैस की एनर्जी बतानी है पर डिग्री फ्रीडम में। आपको ये पता होगा कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं जिसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक हो गया, आपको पता होगा। अब देखो एक मॉलिक्यूल एनर्जी कितनी होती है 1/2 kBt। अब हमने बताया है कि हमने एक मोल की बात करनी होती है, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल, उसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ इतने मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई यहाँ के लिखता 6.02 इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, उसको हम डिनोट करते हैं एन एवोगैड्रो नंबर से। तो हम
मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा, Na से, मतलब कि इतने मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इतने मॉलिक्यूल्स में एनर्जी निकालनी है। ठीक है, समझ आ गई ये बात आपको कि Na मैंने क्यों लिखा है एक मोल की जगह, कि इतने मॉलिक्यूल्स से, जैसे होता है ना 2 3 4, हमने किससे मल्टीप्लाई करना होता है, जितनों से हमने निकालनी है। मैं यहाँ पहले मल्टीप्लाई करता 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। ठीक है, ये पहले मैं लिखता। अब आपको पता है कि ये सारी की सारी हम कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, तो उस सारी की जगह मैंने लिख दिया Na। ठीक है, बात समझ आ गई, मैंने Na क्यों लिखा है, मोल की जगह लिखा है। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। अब देखो आपको पता है NaKB ये किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। ठीक हो गया, तो राइट इसकी जगह हम क्या लिख दूंगा, NaKB की जगह R लिख दूंगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं गैस कांस्टेंट, इसकी ये होता है R=K_Na। ठीक है ना, KB_Na, ये आपको पता होगा गैस कांस्टेंट की, गैस कांस्टेंट जो होता है R, ये किसके बराबर होता है, KB_Na के। तो इसकी जगह मैं R लिख दूंगा, तो हाफ इसकी जगह R आ गया T। तो एक मोल की जो गैस का जो एक मोल होता है उसकी जो एनर्जी होती है पर डिग्री फ्रीडम में कितनी होती है, हाफ RT। ठीक है, अगर आप पूछता 3 डिग्री फ्रीडम में कितनी होती है, फिर हम कहते हैं 3/2 RT। ठीक है, इस पर राइट आंसर क्या हुआ, C, हाफ RT। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 इज if the door of a refrigerator is kept open, which is true, room is cooled, room is heated, both can be true, या temperature constant। इसका राइट आंसर है वो है B। अब देखो इसमें एक्चुअली होता क्या है, आपको पता है रेफ्रिजरेटर काम जो होता है ना वो हीट इंजन के बिल्कुल उलट होता है। ठीक है ना, इसका काम होता है LTR से हीट निकाल के STR में फेंक देना। ठीक है, अब उसमें इस केस में है क्या, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला हुआ है। ठीक है ना, अब होगा क्या, अब देखो ये जैसे हीट जो फ्रिज है कंप्रेसर, वो क्या करेगा, अगर रूम से हीट लेगा रूम में ही फेंक रहा है। ठीक है ना, इस केस में होता क्या है कि जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको दे रही है, मतलब कि जो ये सारा काम कौन करता है, हीट निकाल के LTR से STR में कौन फेंकता है, ये हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं ना, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये काम करती है। इस केस में होता क्या है, जो दरवाज़ा खुला हो, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये काम कर रही है वो एनर्जी ज़ाया तो होगी नहीं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। समझ आ गई बात, समझ आ गई है। जैसे ये देखो मैंने फार्मूला लिखा है QL, ये तो रूम का जैसे टेम्परेचर वो ले रहा है। ठीक है ना, LTR का टेम्परेचर है, LTR प्लस W, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी उसमें शामिल हो जाएगी, और आउटपुट में जाके दोनों आउटपुट में दे देगा QH। ठीक है ना, बराबर हो जाएगा, मतलब LTR में जो भी टेम्परेचर है और प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम दे रहे हैं। ठीक है ना, वो दोनों कन्वर्ट, दोनों जो है ना वो फिर आउटपुट पे जाएगी QH पे। ठीक है, तो आउटपुट पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कमरे का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा। सिंपल बता दूं क्यों होता है, वजह बताने की है कि इस केस में होता ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है कमरे का गर्म हो जाता है। ठीक है, कमरा जो है गर्म हो जाता है। सी बात समझ आ गई, सिंपल असूल याद रखना, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो कमरे का टेम्परेचर है वो गर्म हो जाता है। ठीक है ना, कमरा गर्म हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई है, होप सो बात समझ आ गई होगी, तो इसलिए कमरा जो है ना गर्म हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर विच इज़ सेम इन डिग्री एंड फ़ारेनहाइट इज़, ये ऑप्शंस गिवन है, इसका जो राइट आंसर है वो है मैं ऑप्शन ठीक नहीं किया, -40 डिग्री आएगा। ठीक है ना, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब ये होता कैसे, अब देखो डिग्री से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन का फार्मूला ये होता है F=9/5C + 32। अब देखो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज ये x डिग्री पे दोनों जो है ना बराबर होते हैं, तो F=C=x, हम कहते हैं दोनों जो है ना हमें पता नहीं है किस पे होते हैं, हम कहते हैं x पे बराबर हो रहे हैं। अब देखो F और C की जगह x एक्सपोर्ट करो, x की वैल्यू निकाल दो, -40 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि फ़ारेनहाइट और डिग्री दोनों किस पे बराबर होते हैं, किस डिग्री पे, -40 डिग्री पे। राइट आंसर क्या हुआ, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच ऑल लिक्विड्स बिकम गैसेज, ऑल गैसेज बिकम्स लिक्विड्स, वाटर फ्रीजेज, या ऑल सॉलिड्स बिकम्स लिक्विड्स। इसका राइट आंसर है वो है बी। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे होता क्या है, जितनी भी गैसेज होती हैं या तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं या सॉलिड में, गैसेज नहीं रहती। ठीक हो गया, राइट आंसर क्या हुआ, बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट, या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो है इंक्रीजेज। इंट्रोपी जो है ना यूनिवर्स की हमेशा बढ़ रही है, इंक्रीज इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है वो है टेम्परेचर।
याद रखना आइडियल गैस की बात हो रही है। जो इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैस की वो डिपेंड करती है टेम्परेचर। अब बताया था फार्मूला होता है हाफ KBT, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक हो गया, राइट आंसर क्या हुआ सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन HT और LT इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन विल इंक्रीज डिक्रीज रिमेन कांस्टेंट या नन ऑफ दीज। देखो जितना ज़्यादा डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतनी ही एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया, तो राइट आंसर क्या हुआ ए इज़ द राइट आंसर। ठीक हो गया, जैसे अभी आपको बताया था कि अगर इतना डिफरेंस बढ़ जाए कि एक इनफाइनाइट हो, जैसे HT और इनफाइनाइट हो जाए, या इतना हो जाए LT और 0 हो जाए, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 100%। अभी हम डिस्कस किया है। तो इसका मतलब है जितना टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा जो है ना एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। राइट आंसर क्या हुआ ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रैपिड एस्केप ऑफ एन एयर फ्रॉम अ बस टायर इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक या एडियाबैटिक प्रोसेस। इसका राइट आंसर है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। डी इज़ द राइट आंसर। अब ये देखो एक्चुअली होता क्या है, जो टायर फटता है, ठीक है ना, तो इतनी तेज़ी से गैस निकलती है कि इतनी क्विकली निकलती है कि ऐसा लगता है जैसे सिस्टम के अंदर ना कोई हीट आई है उतनी देर में, ना उससे निकलती है। ठीक है ना, इतना क्विक प्रोसेस होता है ये, ना उस सिस्टम में हीट इंटर होती है ना उससे निकलती है। तो ये कब होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। इसलिए कहते हैं कि जो टायर फटता है, जो हवा निकलती है, तो ये एग्जांपल होती है एडियाबैटिक प्रोसेस की। ठीक है, राइट आंसर क्या हुआ डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस एक्सपेंड्स बाय 0.75 मीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 500 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर द वर्क डन इज। ऑप्शंस गिवन है, इसका राइट आंसर वो है 375 जूल। अब देखो हमने वर्क डन निकालना है, आपको पता है वर्क डन का फार्मूला क्या होता है इसमें गैसेस में जो हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, आइसोथर्मल में जो वर्क डन का फार्मूला हम ड्राइव करते हैं बोलते हैं W = P/dV। ठीक है, P की वैल्यू उसने दी हुई है, प्रेशर कितना दिया हुआ है, देखो प्रेशर दिया हुआ है, क्या कहते हैं आगे पीछे हो गया, प्रेशर दिया हुआ है 500। ठीक है ना, वैल्यू पुट करेंगे 500 और वॉल्यूम में एक्सपैंड कितना हुआ, चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना है 0.75, दोनों का मल्टीप्लाई कर राइट आंसर क्या आएगा 375 जूल। ठीक है, राइट आंसर क्या हुआ सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CP - CV किस बराबर होता है, ये होता है R के बराबर। ठीक है, बड़ा फेमस ये फार्मूला, ये रिलेशन है CP - CV = R। राइट आंसर क्या हुआ डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the amount of heat required by a substance to increase its temperature by 1 Kelvin is called specific heat capacity, latent heat capacity, latent heat fusion या heat capacity। देखो जो इसमें कंफ्यूजन चीज़ होती है वो ये होती है, ये या हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताएंगे या हीट कैपेसिटी बताएंगे। राइट आंसर इसका है हीट कैपेसिटी। देखो the amount of heat required by a substance to increase its temperature by 1 Kelvin। अगर यहाँ होता ना to buy a 1 kg of a substance, अगर ये फिक्स कर देता कि सब्सटेंस का 1 kg, ठीक है ना, कितने लेता है, कितनी हीट लेता है टेम्परेचर बढ़ाने में 1 केल्विन, तो फिर हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। खास कर दी 1 kg की बात कर रही है, लेकिन उसने इस 1 kg की कोई बात नहीं की, 1 किलोग्राम की बात नहीं की, उसने कहा एक सब्सटेंस, तो इसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। अगर इसकी जगह आता द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, तो फिर कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर ये कहते हैं अगर मोल कहता तो कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर 1 kg कहता फिर कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें कुछ भी नहीं कहा, सिंपल सब्सटेंस क्या, तो इसको कहते हैं ये हीट कैपेसिटी होता है। राइट आंसर क्या हुआ डी। ठीक है, होप सो बात समझ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज इन आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन या एडियाबैटिक एक्सपेंशन या नन ऑफ दीज। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, अब देखो होता क्या है एडियाबैटिक कंप्रेशन में, हम एडियाबैटिक कंप्रेशन में उसको जो है ना कंप्रेस करते हैं। ठीक है, अब जो हम एक्सटर्नल वर्क करते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो जब आपको पता है एनर्जी और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन है हाफ KBT। ठीक है ना, तो जब उसके इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई तो उसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होने से टेम्परेचर सिस्टम का इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक हो गया, बात समझ आएगी। एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज़ कैसे करता है। ठीक है, इसी तरीके से एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, उसमें टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
द मैकेनिक्स विच डील्स विद द एवरेज इफेक्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। का राइट आंसर है डी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेज मीन फ्री पाथ विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट या नन ऑफ दीज। देखो इसका राइट आंसर है डिक्रीज। ये इसका इन्वर्स रिलेशन होता है, जितनी डेंसिटी जो है गैस की बढ़ती जाएगी मीन फ्री पाथ उसका कम होता रहेगा, ठीक है, डिक्रीज होता रहेगा। राइट आंसर क्या होगा? बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर इन सॉलिड्स ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है ए। देखो सॉलिड में 3 फिनोमिना होते हैं हीट फ्लो होने के, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन फिनोमिना हीट जो ये है हीट फ्लो का, ये होता है सॉलिड में। कन्वेक्शन होता है लिक्विड और गैसेस में, और रेडिएशन होता है ये स्पेस में, ठीक है ना। जैसे जो सूरज के ज़रिए जो हमारे पास हीट आती है, ठीक है, वो किसके शुरू में आती है? रेडिएशन फिनोमिना के ज़रिए आती है, ठीक है। तो सॉलिड की बात हो रही है, इसमें राइट आंसर क्या हुआ? ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम, प्रेशर, डेंसिटी या बोथ, बी एंड सी। अब देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड ना करे, ठीक है, और एक्सटेंसिव वो होती है जो डिपेंड करे, ठीक है। अब देखो अब बात सुनो, जैसे वॉल्यूम है, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर। अगर देखो कोई चीज़ 2 किलो है, 3 किलो, ठीक है, कोई भी चीज़ उसका अमाउंट ऑफ मैटर बढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हम एक और चीज़ होती है मैस, ठीक है ना, कोई चीज़ जितनी बढ़ाते रहेगा उसका मैस ही बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही है। ऐसी क्वांटिटी कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिसे हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये जो है ना, ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, ये फिक्स होती है, जितना मर्जी बढ़ाते रहे। जैसे प्रेशर है, फोर्स पर यूनिट एरिया, हमने जितना मर्जी हम बढ़ाते रहे, हमने बात करनी है पर यूनिट एरिया ख़ास की कि कितनी फोर्स लग रही है पर यूनिट एरिया पे। इस तरीके से डेंसिटी, जब हम जितना मर्जी कोई चीज़ 100 किलो कर लें, 10 किलो, 50 लाख किलो कर लें, लेकिन हमने बात सिर्फ करनी है उस डेंसिटी की। ये हम बात करेंगे मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। पर यूनिट वॉल्यूम की हमने बात करनी है स्पेसिफिक, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ मैटर कितना बढ़ जाए कम, हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये होती है पर्टिकुलर वैल्यू होती है, जैसे प्रेशर में बताया फोर्स पर यूनिट एरिया, डेंसिटी मैस पर वॉल्यूम, ठीक है ना, जो स्पेसिफिक हो जाए, ठीक है ना, जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड ना करे उसको हम, जो स्पेसिफिक हो जाए, अमाउंट ऑफ मैटर डिपेंड ना करे, उसे कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस वक्त राइट आंसर क्या हुआ? ये बी और सी, डी इज राइट आंसर। ये दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, जबकि वॉल्यूम जो है वो है एक्सटेंसिव, ई एक्स, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वॉल्यूम और मैस। इसमें राइट आंसर क्या हुआ? डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज, ऑप्शंस गिवन है, इसका राइट आंसर है वो है 273.16 केल्विन। आपको ट्रिपल पॉइंट का पता होता है कि इसमें होता क्या है कि ये वाटर के तीनों स्टेट, लिक्विड हो गया, वाटर वेपर हो गया, और आइस जो है ना, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ? बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी, टेम्परेचर, प्रेशर या वर्क। अब देखो 2 फंक्शन होते हैं, एक स्टेट फंक्शन होता है, एक होता है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो कि डिपेंड करें जस्ट इनिशियल कंडीशन पे, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे। उसमें इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं होता कि इनिशियल से फाइनल में पहुंचा कैसे है, ठीक है ना, कौन सा उसने रास्ता अपनाया, इस पे कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है ना। सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। ऐसे को कहते हैं कि ये स्टेट फंक्शन है, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं पाथ फंक्शन, उस पर ये भी इनिशियल स्टेट क्या थी, फाइनल स्टेट, ये दोनों तो है ही हैं, ये भी डिपेंड करता है कि उसने पाथ कौन सा अपनाया है, ठीक है। तो वो जैसे वर्क हो गया और हीट हो गया, ये है पाथ फंक्शन। वर्क और हीट क्या है? पाथ फंक्शन, ठीक है ना। तो ये रास्ता कौन सा अपनाया गया उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। जबकि इंट्रोपी, टेम्परेचर, प्रेशर, ये है स्टेट फंक्शन, ये डिपेंड करता है इसकी इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है, किस अंदाज से, किस तरीके से, किस रास्ते से गए हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते ये तीनों प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। तो स्टेट फंक्शन कौन कौन से हैं यहाँ पर? इंट्रोपी, टेम्परेचर, प्रेशर स्टेट फंक्शन है, जबकि वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है, ये है पाथ फंक्शन। राइट आंसर क्या हुआ? डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्री एक्सपेंशन इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन कांस्टेंट या नन ऑफ दीज। अब देखो फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन एक ऐसी एक्सपेंशन होती है जिसमें बॉडी का जो सिस्टम का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें चेंजिंग नहीं आती, ठीक है। जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। राइट आंसर क्या हुआ? सी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंट्रॉपी ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज जीरो, कांस्टेंट, इनफिनाइट या नन ऑफ दिस। ये देखो ये थर्मोडायनामिक्स का जो है ना थर्ड लॉ है, इसके मुताबिक इंट्रॉपी जो है प्योर सॉलिड लिक्विड की एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जीरो होती है। राइट आंसर क्या हुआ ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल हीट ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, गिब्स फंक्शन, इंथैल्पी, हीट कैपेसिटी। इसको कहते हैं इंथैल्पी। राइट आंसर क्या हुआ सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है mercury is used as a thermometer substance because it is opaque, it doesn't stick to the glass, its specific heat is low, all of इसका राइट आंसर है डी। ये तीनों फिनोमिना तीनों इक्वालिटीज की वजह से मर्क्यूरी इस्तेमाल करते हैं थर्मोमीटर में, ठीक है। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कैलोरी इज इक्वल टू, ऑप्शंस गिवन है, इसका राइट आंसर है 4.18 जूल, बी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ, वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50, द टेम्परेचर एट विच प्योर आइस मेल्ट्स इज 0 केल्विन, 373 केल्विन या 100 फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन। इसका राइट आंसर है वो है देखो 273 केल्विन। अगर डिग्री में तो कहते हैं 0 डिग्री, ठीक है, किस टेम्परेचर पे जो आइस है मेल्ट होती है। राइट आंसर क्या है इस वक्त डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस विच ओबेज ऑल द गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड, रियल गैस, आइडियल गैस, क्वांटम गैस या इनर्ट गैस। देखो जितने भी गैस लॉज हैं ये कौन सी गैस ओबे करती है, आइडियल गैस ओबे करती है, ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द ग्राफ बिटवीन वी एंड 1p इज हाइपरबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन या एलिप्स। अब देखो इस राइट आंसर है वो है स्ट्रेट लाइन। ये कैसे है, देखो आपको बॉयल्स लॉ का पता है क्या होता है रिलेशन, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, ठीक है, ये बॉयल्स लॉ है। लेकिन हमने रिलेशन किसका बताना है, द ग्राफ बिटवीन v एंड 1/p। अब p की जगह हम क्या लिखेंगे 1/p। अब मैं यहाँ p की जगह लिखूँगा 1/p। अब ये देखो आपको पता है कि डिवाइड बाय इस तरीके से जो है ना बटा में अगर 1/p हो तो वो उसके ऊपर चला जाता है, ठीक है ना, ये 1 के ऊपर वाले 1 के साथ आ जाएगा, ठीक है ना। आपको मैथ पता होगा, मैथ का ये असूल है 1/1/p है, तो ये p जो है ना ये ऊपर चला जाएगा सबसे ऊपर। तो क्या रिलेशन आएगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p के साथ आ जाएगा, ठीक है ना, ये ऊपर जाके। होप्स को पता होगा ये मैथ का असूल क्या होता है। तो v और p का रिलेशन क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया, p ऊपर चला जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, जब भी डायरेक्ट रिलेशन हो तो जब ग्राफ बनाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ सी। अगर वो कहता है ना कि बताओ ग्राफ, ये रिलेशन बताओ ग्राफ क्या बनेगा v और p के दरमियान, तो फिर तो और होता, लेकिन यहाँ पूछा गया है v और 1/p, तो इस सूरत में ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। राइट आंसर क्या हुआ सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल गैस लॉ इज गिवन इन द फॉर्म PV, ये फार्मूला ये ऑप्शंस गिवन है, इसका राइट आंसर है डी। आइडियल गैस लॉ के क्वेश्चन को पता है PV इज इक्वल टू nRT। राइट आंसर क्या हुआ डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एट STP दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ क्यूबिक मीटर ऑफ गैस, ये ऑप्शंस गिवन है, ठीक है ना। देखो आपको पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, एक आपको आइडियल गैस इक्वेशन का पता है PV इज इक्वल टू nRT। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर आपको पता है, ये आप जो देख लेना P होता है 10⁵ पास्कल, V उसने बताया हुआ है कि 1 मीटर क्यूब, यहाँ 1 मीटर क्यूब लिख दिया, टेम्परेचर 273 होता है, और R की वैल्यू आपको पता है कि कांस्टेंट होती है गैस कांस्टेंट R 8.314। अब इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो N जो है नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 44। अब आपको पता है कि एक मोल में अभी बताया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर निकालने हों, ठीक है ना, तो उसका रिलेशन क्या होता है N, ये NaF वगैरह में बताता है कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, उससे N से मल्टीप्लाई कर दो 44 है ना मोल्स, 44 से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 44 मोल्स में कितने वो आ जाएंगे। राइट आंसर क्या हुआ सी इज द राइट आंसर, ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट रेडिएशन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ साउंड लाइट एंड इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो हीट रेडिएशन जो है ये हमने बताया था सूरज से जो आ रही हैं, ये रेडिएशंस की सूरत में हमारे पास हीट आती है, हीट रेडिएशन। तो ये आती हैं, ये होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो ये भी ट्रैवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं ये। तो राइट आंसर क्या हुआ बी, ये लाइट की स्पीड की तरह मूव करती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज डिक्रीजेज बिकम जीरो या रिमेन कांस्टेंट। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। तो राइट आंसर क्या हुआ डी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोपी कैन बी डिफाइंड एज अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम या डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम या नन ऑफ दीज। देखो इंट्रोपी का होता है कि इसकी डेफिनेशन ये होती है कि इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ द मेजर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम या इट इज़ द मेजर ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, ठीक है, दोनों तरीके से आ सकते हैं। यहाँ ऊपर था अवेलेबिलिटी नहीं अनअवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम या अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी।
तो इस सूरत में जो ऑप्शन है एंट्रोपी कैन बी डिफाइंड एज डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, ऑप्शंस गिवन है। देखो इसका आपको फार्मूला पता है थर्मल कंडक्टिविटी का, क्यू के इज इक्वल टू क्यू एल डिवाइड बाई टी ए और टी। अब यहाँ सारे यूनिट पुट करोगे तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा वाट पर मीटर पर केल्विन। ये है थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट। आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है प्रेशर एक्सल्टेड बाय एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, या ऑल ऑफ दीज। अब देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। प्रेशर कितना लगा रही है आइडियल गैस, ये डिपेंड करता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि आइडियल गैस हम लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स के पास जस्ट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ना वाइब्रेशन है ना रोटेशन है। रियल गैस में होती है, लेकिन आइडियल गैस में जस्ट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। इस वक्त राइट आंसर क्या हुआ, सी। ओके गाइस, गुड बाय।